हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर। पूरे जीएसटी को कंक्लूड करने के लिए सबसे पहले एक बेसिक चैप्टर यही बनता है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि भाई हमें सप्लाई क्या क्या होती है और किस किस चीज़ के ऊपर जीएसटी लगता है कि नहीं लगता। अब जीएसटी लगाने के लिए हमारा ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में किस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा। अब उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए हेल्प करने वाला है हमें ये वाला चैप्टर, जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब अगर एग्जाम ओरिएंटेड वे में बात करें तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर है, क्योंकि 4-5 नंबर का एज इट इज़ आपको क्वेश्चन सामने मिल सकता है, जिसमें आपको बहुत ईजीली सिर्फ और सिर्फ आपको एक वैल्यू क्रिएट करनी है। और अगर आपको इसके रूल्स पता है तो इसके बेसिस पे आप बहुत ईजीली उस वैल्यू को कंप्यूट कर पाएंगे। तो गाइस सबसे पहले फटाफट इस चैप्टर को शुरू करते हैं। कुछ भी करने से पहले, इस चैप्टर में डाइव इन करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस चैप्टर का एक स्ट्रक्चर किस तरीके से होने वाला है, किस मैनर में हम चीज़ों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, हमारे पास 3 एक बेसिक चीज़ें आती हैं जिसके अराउंड ये पूरा का पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है। पहली चीज़ क्या कि आप एज अ सेल्स पर्सन अपने आप को लेकर चलो, ठीक है। यू आर अ सेल्स पर्सन, आप कुछ बेचते हो, ठीक है। वो जो चीज़ आप बेचते हो वो आप एक अनरिलेटेड पर्सन को भी बेचते हो, यानी नॉर्मल सेल्स जिसको बोल सकते हैं। बार बार इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सेल्स भी करते हो आप। साथ ही आप किसी रिलेटेड पर्सन को भी वो चीज़ देते हो, रिलेटेड पार्टी को, या फिर कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज देते हो, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपके यहाँ पर हो सकती है और इन तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब नॉर्मल सेल्स में भी 2 टाइप की कंसिडरेशंस, 2 टाइप की सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन क्या हो सकती है कि आप जो सेल कर रहे हो वो सेल पूरी की पूरी मनी में है, ठीक है, या फिर पार्टली मनी में है, ठीक है, या फिर बाकी चीज़ कंसिडरेशन काइंड में है, कोई और फॉर्म में दे रहे हो। अब इसका एक छोटा सा आपके सामने एग्जांपल मैं रखूं तो वो क्या होगा कि आप सोचो एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। आईफोन की आपने बहुत बार देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट चल रही होती है कि पुराना मोबाइल लेके आओ और अपना नया मोबाइल ले जाओ। तो वो क्या होता है, बेसिकली एक एक्सचेंज ऑफर होता है जिसके अंदर आपसे पुराना मोबाइल आपसे उन्होंने ले लिया, ठीक है। उसको फॉर एग्जांपल आपके पास आईफोन 13 था और बदले में आप 14 लेने जा रहे हैं। 14 का प्राइस मैं मान के चलता हूँ एक बार को 1 लाख रुपीज़, ठीक है। आपका जो आईफोन 13 है वो कट गया आपका 30,000 रुपीज़ का, तो आपको बैलेंस पे करना है 70,000। तो ये किस टाइप की ट्रांजेक्शन हुई? दिस इज अ ट्रांजेक्शन जिसके अंदर पार्टली इन मनी एंड पार्टली इन काइंड है। तो क्या होने वाला है, ये जो है ये एक तरीका है जिस तरीके से हम इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने वाले हैं, ठीक है। एक तरीका इसके लिए होगा अलग से, जिसके बेसिस पे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे। एक अलग तरीका इसके लिए होगा एंड एक अलग तरीका इन चीज़ों के लिए होगा। तो इन चीज़ों को, ये है एक बेसिक एजेंडा हमारा इस पूरे चैप्टर के अंदर देखने का। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहली चीज़, किन चीज़ों के बारे में, कि आप एक नॉर्मल सेल कर रहे हैं, एक अनरिलेटेड पर्सन को आप वो नॉर्मल सेल कर रहे हैं और पूरी की पूरी अमाउंट मनी में है। तो उस चीज़ के अंदर क्या करना है आपको सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि वो बंदा रिलेटेड पर्सन ना हो, ठीक है। वो कैसे देखेंगे हम? तो उसके लिए हमारे पास जैसे ये डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो आपको मैंने अच्छे से चार्ट में ये चीज़ क्लेरिफाई करके दी है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो किस चीज़ में फॉल करता है। अगर वो फॉल करता है अनरिलेटेड पार्टी के केस में, तो हमें क्या देखना है, ट्रांजेक्शन वैल्यू निकालने के लिए हमने ये देखना है कि नॉट रिलेटेड पर्सन होने चाहिए वो दोनों, और उनकी कंसिडरेशन क्या है। तो सबसे पहले नॉट रिलेटेड कैसे होने वाले हैं कि वो रिलेटेड ना हो। अब रिलेटेड की डेफिनेशन ये है जो हमने सप्लाई के चैप्टर में लास्ट टाइम भी देखी थी, और सेम वे आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये जो रिलेटेड पर्सन्स होते हैं ये हर जगह यूज़ होती है डेफिनेशन, आपको भली बात ही पता होगा अच्छे से, ठीक है। तो कैसे होगा कि वो पर्सन एक दूसरे के ऑफिसर्स हैं, लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी उनको कंट्रोल करती है, वो दोनों मिलकर किसी और को कंट्रोल करते हैं, इस टाइप की कोई भी चीज़ें हैं तो वो रिलेटेड पर्सन में आ जाएगा। इसको आप एक बार नज़र मार लें, आपको एग्जाम में एज इट इज़ ऐसा लिखने के लिए नहीं पूछेंगे, बट इनमें से कोई एक इंसान दे रखा होगा कि भाई सेम मेंबर ऑफ फैमिली को वो चीज़ सेल कर रहा है, तो आपका दिमाग वहाँ पर क्लिक होना चाहिए कि ठीक है, ऐसी सिचुएशन के अंदर वो रिलेटेड पार्टी को वो चीज़ बेच रहा है, उसके ऊपर अलग रूल लगेगा, उसको अलग तरीके से डील करूँगा मैं, ठीक है। अब इस पर वापस आते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ तक देख लिया हमने, अब हम देखते हैं कि भाई कंसिडरेशन क्या होती है। कंसिडरेशन तक आने के लिए अब यहाँ क्वेश्चन किस टाइप का आएगा आपके पास, अगर आपसे नॉर्मल सेल्स की बात करें, ठीक है, नॉर्मल सेल्स में आपको कंसिडरेशन निकालनी है। कंसिडरेशन निकालने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि उस कंसिडरेशन के अंदर, उस ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है और क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होती है। सबसे पहले एक्सक्लूजन्स देखते हैं, छोटा सा पॉइंट है, चलिए देखते हैं। एक्सक्लूजन के अंदर एक ही चीज़ आती है, ठीक है, वो क्या है, डिस्काउंट्स। बट ये जो डिस्काउंट हैं ये 2 टाइप के हो सकते हैं।
एक जो ड्यूरिंग द सेल आपको दिया जा रहा है। एक नॉर्मली आप देखते हैं कि भाई 50% ऑफ, 50% ऑफ, ठीक है, तो आपने 50% ऑफ आपको ड्यूरिंग द सेल वो ऑफ मिल गया, तो ये आपका एज इट इज़ एक्सक्लूड कर दोगे। अब दूसरे टाइप का डिस्काउंट क्या होता है कि ड्यूरिंग एट दैट मोमेंट तो आपको वो पैसा नहीं मिलता डिस्काउंट की फॉर्म में, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप एक्सीड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये तो डिस्काउंट था 50% कि भाई आपने एक टी शर्ट खरीदी और आपको ये ऑफ मिल गया। अब क्या किया, कंपनी ने एक कंडीशन रख दी कि अगर तुम मेरे से पूरे साल भर में, ठीक है, इन द होल ईयर इफ़ यू बाय 10 टी शर्ट्स फ्रॉम मी, तो उस केस के अंदर यू विल गेट 30% डिस्काउंट ऑन द एंटायर सेल्स वैल्यू। पूरे साल में आपने जो मेरे से चीज़ें खरीदी है उस पर मैं आपको 30% डिस्काउंट दे दूंगा, ऐसा कंपनी ने बोल दिया। तो इस केस में क्या हुआ, अब आप एलिमेंट्स देखना इसमें क्या क्या आते हैं। पहली चीज़ तो ये आई कि ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड एग्रीमेंट था कि फ्यूचर में ऐसा होगा तो ये चीज़ होने वाली है। दूसरी चीज़ आती है कि इनवॉइस से आप इनको रिलेट कर सकते हैं कि जो आपकी पहली सेल थी दैट वाज द फर्स्ट इन द लाइन ऑफ सेल्स जो आगे फ्यूचर में होने वाली है, तो वहाँ पर वो रिलेट हो गई। और दूसरी कंडीशन ये आएगी, ये आपको बाद में समझ में आएगा अच्छे से, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ ब्रीफली कि दूसरी कंडीशन आपके पास ये आने वाली है कि आईटीसी जो लिया हुआ था, आईटीसी जो उस आउटपुट टैक्स लैब क्या हुआ, देखो 30% से पूरे साल भर में आपने 9 टी शर्ट जो बेची उसका जो रेट है वो 30% से ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी आपने 100 रुपये की टी शर्ट बेची, डिस्काउंट तो आप उसको बाद में 70 करेंगे, बट पूरे साल तो आपने 100 रुपये के हिसाब से बेची है ना, तो आउटपुट टैक्स भी उतने ही अमाउंट पर निकला होगा और उस आउटपुट टैक्स के ऊपर आपने आईटीसी भी उसी हिसाब से लिया होगा। तो वो जो आईटीसी आपने एक्स्ट्रा लिया हुआ है 30 रुपये के प्रोपोर्शनेट अमाउंट के ऊपर, उसको आपको रिवर्स करना होगा। अभी थोड़ा बहुत आपको ढंग से ना भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, इसको छोड़ दो, आगे आईटीसी का चैप्टर जब आएगा तो आप समझ जाओगे। अभी के लिए बस सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो आईटीसी है वो रिवर्स करना होगा प्रोपोर्शनेट आईटीसी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हुआ। तो अगेन मैं आपको बताता हूँ, 2 टाइप के हमारे पास डिस्काउंट आते हैं। पहला डिस्काउंट हमारे पास ये बात करता है कि भाई 50% आपने एज इट इज दे दिया ऑन द एट द टाइम ऑफ सिंगल इंडिविजुअल सेल। दूसरा बोलता है मल्टीपल सेल्स करनी है आपको, तो बारी बारी जितना जितना सेल्स आपकी होती जाएगी उस हिसाब से आप उसको डिस्काउंट देते जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। डिस्काउंट वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया, बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया, यही करना है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब देखते हैं इंक्लूजन्स, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आएंगी, जितने भी टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, फीस है और अदर चार्जेस हैं जीएसटी के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। अगर उन चीज़ों को सेपरेटली चार्ज किया गया है तो, सिवाय जीएसटी कंपनसेशन सेस के और जीएसटी के, यानी कि जो, क्योंकि यार जीएसटी तो हमें कैलकुलेट ही करना है ना, अगर वैल्यू के ऊपर जीएसटी इंक्लूड करके उसकी वैल्यू निकाल के उसी पे भी जीएसटी लगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। डबल टैक्सेशन हमें नहीं करना है, उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये इस तरीके से चीज़ यहाँ पर हो। तो भाई अब हम बात करते हैं पेमेंट टू द थर्ड पार्टी। अगर आप क्या कर रहे हो, एक थर्ड पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हो ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लायर। अब इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको कैसे होता है ये देखो। अब क्या हुआ कि आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ली, ठीक है। अब उस बिल्डिंग के लिए, उस बिल्डिंग का जो बिल्डिंग में आपने एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया। अब उस बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो बिल्डिंग की अथॉरिटी के पास जाते हैं, ठीक है। अब जिससे आपने रेंट पे लिया है वो उसके पैसे देने तो आएगा नहीं, सपोज करते हैं वो बहुत दूर बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सप्लाई कर रहा है आपको रेंट पे प्रॉपर्टी और आप उसको दे रहे हैं पैसे। अब क्या किया, अब मेंटेनेंस चार्जेस तो उसने पे करने थे, या फिर जो भी एनुअल फीस होती है कोई भी, उसने बोला कि भाई तुम पे कर दो और तुम्हारे उसमें मैं एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है, जितना तुमसे रेंट लेने वाला हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ कि कान यहाँ से ना पकड़ के आपने वहाँ से पकड़ लिया। जो पेमेंट आपको उसको करनी थी वो पेमेंट वहाँ से आपकी कम हो गई, लेकिन आपकी जेब से पैसा उतना ही गया किसी और फॉर्म में, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपने सप्लायर के बिहाफ में, सप्लायर की लाइबिलिटी थी लेकिन पे रिसिपिएंट कर रहा है, तो उस केस के अंदर उसको उसका ही ट्रांजेक्शन माना जाएगा और उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू के अंदर इंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आते हैं कुछ भी यार इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सच एज कमीशन, पैकेजिंग चार्ज बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, वो सब चीज़ें यहाँ पर हमारे पास आ जाती है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास कि डिलीवरी या उससे पहले कोई भी अमाउंट उस गुड्स को लेके, उस सर्विस को लेके अगर बंदे ने चार्ज किया है उससे, तो वो भी इंक्लूड करके चलेंगे, एक ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट वन आता है लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये जो भी अमाउंट है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर इनवॉइस, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर इंक्लूड करके चलेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि यार अगर जो ये रेट है, ठीक है, ये जो पेनल्टी आपके ऊपर लगी है उस पेनल्टी को किस रेट से चार्ज करने वाले हैं। तो यार यहाँ पर एक सिंपल सी बात बनती है कि आपने एक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में देखा था जिसका नाम था कॉम्पोजिट सप्लाई। वहाँ क्या होता था कि आपने कोई भी ऐसी सप्लाई है जो इंसिडेंटल एंड एंसिलरी टू अनदर है, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि उस केस के अंदर उस पर वही रेट लग जाएगा जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है, ठीक है। यहाँ पर यही होना है कि जो पेनल्टी है, जो लेट फीस है, इंटरेस्ट है, ये जो आप चार्ज कर रहे हो, दैट्स इंसिडेंटल टू दैट मेजर सप्लाई, दैट मेन सप्लाई।
तो उसी के रेट से आप इसको ऐड कर देंगे तो इसी में इंक्लूड होगा, उसी इनवॉइस के अंदर वो पेनल्टी इंक्लूड हो जाएगी और उसके ऊपर दोबारा वो रेट पे टैक्स लग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि कोई सब्सिडी मिल रही है आपको, सब्सिडी, सॉरी मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, कोई सब्सिडी आपको मिल रही है। ठीक है, वो सब्सिडी के केस के अंदर क्या है, वो डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस है और वो मिली है आपको अदर देन गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई और इंस्टीट्यूशन, कोई और अथॉरिटी आपको वो पैसा दे रही है, सब्सिडी दे रही है, तो उस केस के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने प्राइस से लिंक्ड आपको सब्सिडी दी है तो उसको भूल जाओ, उसको माइनस कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल 100 रुपये की उसकी वैल्यू थी, प्राइस की, उसका प्राइस था उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी 20 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, 80 रुपये हम ट्रांजेक्शन वैल्यू ले लेंगे। वहीं अगर ये सब्सिडी किसी और ने दी है अदर देन गवर्नमेंट, तो भाई पूरा का पूरा 100 रुपये ही लेके चलेंगे ट्रांजेक्शन वैल्यू को हमें रिड्यूस करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। अब हमने क्या किया गाइस, सबसे पहले अनरिलेटेड पार्टीज वाला पॉइंट पूरा कर लिया। अगर मॉनेटरी कंसिडरेशन है तो उसके अंदर ट्रांजैक्शन वैल्यू हमें कंप्यूट करनी है, उसके लिए हमने देख लिया क्या क्या उसमें इंक्लूड होगा, क्या क्या उसमें एक्सक्लूड होगा। अब हम देखते हैं एक छोटा सा डिफरेंट सा पॉइंट है, हमने लास्ट में डिस्कस किया था किस चीज़ों के बारे में, OEM एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चर के बारे में। OEM क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल OEM मैन्युफैक्चर बेसिकली होते हैं जो गाड़ी का इंजन बनाते हैं। ठीक है, तो गाड़ी का इंजन उसने बनाया, उसके लिए उसको कुछ कुछ स्पेशल पार्ट्स उसको चाहिए होते हैं। ठीक है, अब वो लेने के लिए वो जाता है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के पास। ठीक है, उसको अपने कुछ सांचे देता है जिसके बेसिस पे वो उसको बना के दे देता है। तो अगर वो सांचे OEM उसको दे रहा है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर तो सप्लाई करेगा, उसमें सांचों की प्राइस इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन वहीं अल्टरनेट व्यू में आपको देता हूं कि वो जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है वो सांचे भी अपने ही यूज़ कर रहा है, तो उस केस के अंदर ऑब्वियस ही बात है, आपका जवाब भी यही निकलेगा, ऑब्वियस आंसर आपके मुंह से निकलने वाला है कि भाई तब तो इंक्लूड करेंगे, यही यहाँ पर होने वाला है। बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट था, इसको भी हमने कवर कर लिया। तो भाई स्ट्रक्चर जो हमने चैप्टर का देखा था उसमें से हमने पहली चीज़ कर ली, अनरिलेटेड पार्टी है और नॉर्मल सेल है, तो उस केस के अंदर हमने देख लिया। अब आते हैं बारी बाकी चीज़ों पे। सेकंड पॉइंट हमारा आने वाला है कि पार्टली मनी में है और पार्टली काइंड में है, तो क्या करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड पार्टीज़ के बारे में और फिर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज। तो चलिए फटाफट इसको देखते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो भाई सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास, रूल नंबर 27 जो बात करता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर कंसिडरेशन इज नॉट होनली इन मनी। तो भाई सबसे पहले ये जो चीज़ आपको बताऊंगा ना, ये चीज़ हमें चेक करनी है सीक्वेंस में। सबसे पहले हम देखेंगे ओपन मार्केट वैल्यू उसकी क्या है। ओपन मार्केट वैल्यू एक नाम से ही जाहिर होता है कि ओपन मार्केट वैल्यू का मतलब है कि मार्केट में वो चीज़ कितना वैल्यू फैच कर सकती है, कितने में वो चीज़ नॉर्मली बिकती है आमतौर पे, पहले वो देखो। ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, अब हम आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप देखो कि आपने जेब से पैसा कितना दिया, साथ में जो आपने चीज़ दी है उसकी अगर पैसों में वैल्यू तोली जाए तो कितनी निकलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको आईफोन का एग्जांपल दिया, 70,000 रुपये आपने कैश दिया, 30,000 का आपने पुराना फ़ोन दिया, वो वैल्यू कहाँ से निकली, पुराने फ़ोन की मार्केट वैल्यू क्या है इस टाइम पे। अगर वो पुराना फ़ोन ना दे के मैं पैसे ही देता तो कितना पैसा मुझे देना पड़ता, वो अमाउंट निकाल लेंगे और फिर उन दोनों को जोड़ देंगे और वो बन जाएगी हमारी ट्रांजेक्शन वैल्यू, जिसके ऊपर हम प्यारा सा GST लगा देंगे। ठीक है, अब भाई बात ये आई कि भाई ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं पता, हम एविडेंटली हम ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। तो भाई उस केस में लाइक काइंड एंड क्वालिटी की चीज़, यानी कि सेम टाइप की सेम क्वालिटी में वो चीज़ कितने की मार्केट में बिक रही है, ठीक है, वो प्राइस ले लेंगे। और तब भी बात ना बनी तो क्या करेंगे, तो हमारे पास आते हैं रामबाण जो कि 2 हैं। अब यहाँ सीक्वेंस नहीं है, आप पहले रूल 31 भी लगा सकते हो या पहले रूल 30, जैसा आपका मन करे। रूल 30 बात करता है कि जितने में आपको बनाने में खर्चा लगा, आईफोन को बनाने में 1 लाख रुपए लगे, तो भाई उसका कर दो 110%, 1,10,000 रुपये हम उसकी वैल्यू मान लेंगे, 10% आपका प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तब भी नहीं पता आपको, तो कोई भी रीजनेबल मेथड यूज़ कर लो जो इनको और इनको लेके कंसिस्टेंट हो। ऐसे नहीं हवा से कुछ भी उठाया और किसी भी तरीके से लगा के कर दिया, नहीं, इन दोनों से अगर वो चीज़ कंसिस्टेंट है तो उस केस में उस रीजनेबल मेथड को भी उठा लो, हम मान लेंगे कि भाई तुम्हारी यहाँ भी दाल नहीं गली, वो भी नहीं कर पाई, तीसरी चीज़ भी नहीं कर पाए, चौथी चीज़ भी नहीं कर पाए, तो भाई प्लीज़ कुछ भी करो, वैल्यू कुछ भी बनाओ और हमें दे दो, टैक्स दे दो, बस। तो ऐसा सरकार लास्ट में बोलती है। अब बात आती है सप्लाई ऑफ बिटवीन डिस्टिंक्ट रिलेटेड पर्सनस अदर देन एजेंट। रिलेटेड पर्सन की अगर बात करें तो यहाँ पर प्राइस का मौका नहीं दिया जा रहा, क्योंकि प्राइस में हम रिस्की है। ठीक है, आप हमें बेवकूफ़ बना सकते हो, हम नहीं बनेंगे। हमें सबसे पहले दिखाओ ओपन मार्केट वैल्यू, नहीं मिल रही तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी दिखाओ, नहीं मिल रही तो भाई सीधा जाओ अपने लास्ट के रामबाण के पास जो है रूल 30 और रूल 31। बट बीच में कुछ प्रोविजंस अलग से दिए गए हैं रिलेटेड पार्टीज़ के लिए। वो क्या है कि अगर मान लो मैं जो चीज़
अपनी रेटेड पार्टी को बेच रहा हूँ, वही सेम चीज़ मैं नॉर्मली मार्केट में भी सेल करता हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्राइस मैं चार्ज कर रहा हूँ उनसे, वो प्राइस अगर अवेलेबल है तो वो प्राइस उठा लाओ, ठीक है। उसका कर दो 90%, कि भाई ये मान के चलते हैं आप रिश्तेदारों से कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, ठीक है। तो जितने का आप मार्केट में बेच रहे हो उसका 90% निकाल लो, वो जो वैल्यू आएगी उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लिया जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मान लो सामने वाला बंदा आईटीसी क्लेम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यार वो कम आईटीसी तो क्लेम करना नहीं चाहेगा ना, तो वो प्राइस भी कम नहीं बताएगा। तो उस केस के अंदर हम आपके ऊपर स्टिल भरोसा कर लेंगे, तो आप जो वैल्यू निकालोगे हम ले लेंगे चुपचाप, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है एजेंट का, उनको भी 90 ओपन मार्केट वैल्यू का ऑप्शन दिया है, या फिर 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रिसिपिएंट ऑफ अनरिलेटेड कस्टमर, वो वाला ऑप्शन यहाँ पर इसको दिया गया है, ठीक है। ये हुए कुछ पॉइंट्स। अब देखो यार, कहने को आपको सिर्फ ये 2 पेज लग रहे हैं, बट बहुत कुछ कवर कर चुके हैं हम, आधे से ज़्यादा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ चुके हैं कि भाई अलग अलग चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। नॉर्मल सेल्स जो कि होती है अनरिलेटेड पर्सन को, उसमें 2 बाइफर्केशंस आते हैं, एक आता है कैश में, एक आता है कैश प्लस काइंड में। फिर देखते हैं अनरिलेटेड पार्टीज के बारे में। अब जो थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्पेसिफाइड सर्विसेज, इनके बारे में चलो थोड़ा सा समझते हैं, ये किस टाइप की होती हैं, इनको किस तरीके से डील किया जाता है। तो भाई स्पेसिफाइड सर्विसेज हमारे पास कौन कौन सी दी गई है, वो दी गई है हमारे पास ये चीज़ें। सबसे पहले देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज को चेंज करते हैं वहाँ पर वैल्यू कैसे निकालते हैं, ग्रॉस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, अब आपने फॉर एग्जांपल कोई भी करेंसी एक्सचेंज करी, अगर उसमें से एक भी करेंसी इंडियन करेंसी है तो ये मेथड लगेगा, और दोनों इंडियन करेंसी नहीं है तो अलग मेथड लगेगा। इजी कौन सा है, अगर दोनों केसेस में फॉरेन करेंसी नहीं है तो भाई उसको कैसे देखें। सबसे पहले क्या होगा, अगर मान लो आपने डॉलर को एक्सचेंज किया है पाउंड में, ठीक है, $100 दिए और बदले में आपको 85 पाउंड्स मिले फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जैक्ट रेट की तरफ नहीं जा रहे, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो लेसर करेंसी कौन सी हुई, 85 वाली। इसको INR में कन्वर्ट कर लो RBI का करंट रेफरेंस रेट लगा के, ठीक है। XYZ जो भी आपके पास अमाउंट आ गई, उस अमाउंट को आप उठा लोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 1% ऑफ द लेसर ऑफ द 2 अमाउंट्स ऑफ द पर्सन चार्ज चेंजिंग द मनी वुड हैव रिसीव्ड बाय कन्वर्टिंग एनी ऑफ द 2 करेंसीज इन इंडियन रुपीज़। तो जितनी अमाउंट आती उसका 1% यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, अगला पॉइंट है कि अगर मान लो दोनों में से एक भी करेंसी इंडियन करेंसी है जो आप एक्सचेंज कर रहे हो, तो बाइंग या सेलिंग रेट, क्योंकि करेंसी या तो बाय होती है या सेल होती है, ठीक है। आप या तो डॉलर आपके पास हैं, आप सेल कर रहे हो, रुपीज़ ले रहे हो, या फिर आपके पास रुपीज़ हैं, उसको आप आगे सेल करके डॉलर खरीद रहे हो। तो वो जो भी रेट है वो रेट ले लो और उसको कंपेयर करना है RBI के रेफरेंस रेट से। वो जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को आप मल्टीप्लाई कर दोगे जितने भी नंबर ऑफ करेंसी से, तो आपके पास एक ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी जिसके ऊपर GST लगने वाला है, ठीक है। तो अगर RBI का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ INR ले लेंगे, चाहे INR आपने दिया हो चाहे INR आपने लिया हो, जितना का जितना अमाउंट ऑफ INR आपको मिला है उस चीज़ को वैल्यू मान के यहाँ पर चल लेंगे। तो ये बनते हैं नॉर्मल 2 मेथड्स। अब एक बात देते हैं कि भाई क्या एक ऑप्शन और है जो एक्सरसाइज किया जा सकता है। अगर करेंसी एक्सचेंज कर रहे हो INR में, आपके पास करेंसी एक्सचेंज हो रही है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर 1 लाख तक की अमाउंट है तो उस केस में 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट एक्सचेंज्ड, या फिर 250 विच एवर इज हायर, वो आपको GST के फॉर्म में पे करना है, ठीक है। अगर बहुत बड़ी अमाउंट है तो 1% ज़्यादा आएगा, बहुत कम अमाउंट है तो 250 तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ क्यूमुलेटिव है, यानी कि जब आप सेकेंड स्टेज पे जाएंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा कि 1 लाख से 10 लाख तक के अमाउंट का, ठीक है। तो वो कैसे होगा, 1000 रुपये तो बेसिक है, आपको पे करने ही हैं। 1 लाख से आपकी अमाउंट एक्सीड हो गई तो 1000 रुपये तो आपको मिनिमम पे करने ही हैं। साथ की साथ 0.50%, ध्यान रखना है, 0.50% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज्ड, उसमें से क्यूमुलेटिव है तो माइनस कर देंगे जो पहले का 1 लाख था, क्योंकि उस 1 लाख का हमने 1000 रुपये पहले ही ऐड कर दिया, ठीक है। 1 लाख का 1% कितना बनता है, 1000, तो ये मैक्सिमम बन सकता था ना, इसको हमने ऑलरेडी 1000 को यहाँ पर ऐड कर दिया और उसके बाद उसमें 0.50% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट चार्ज ऐड कर लिया। तो जो 1 लाख रुपए की अमाउंट है उसको तो हटा दो ना यहाँ से, तो वो रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई अगर मान लो ये 10 लाख से भी ऊपर का अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट आप एक्सचेंज कर रहे हो, तो उस केस के अंदर मिनिमम 2500 आपको देने पड़ेंगे, प्लस 0.1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज्ड माइनस पिछला क्यूमुलेटिव क्या था 10 लाख, तो माइनस में 10 लाख, या फिर 60,000 रुपये
60,000 या फिर तो ये चीज़ आ जाएगी विच एवर इज लोअर, ये आपको पे करना होगा, ऐसे आपका जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हुआ ये पॉइंट। देखो ये पता है क्या है, ये पॉइंट आपको रटना ही पड़ेगा एग्जाम से पहले, आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो रेट्स हैं, ये जो स्टेजेस हैं, इनको अच्छे से रट के जाओ, एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकता है और बहुत ईजिली आप मार्क्स स्कोर कर लोगे। अगले पॉइंट तो भाई सुपर ईजी हैं, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। एक पर्सन आता है जिसको बोलते हैं ट्रैवल एजेंट, ठीक है। ट्रैवल एजेंट जो उनको टिकट्स प्रोवाइड करा रहा है लोगों को, ठीक है, एयरलाइन टिकट्स। डोमेस्टिक ट्रैवल अगर है तो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगी उसमें 5% ऑफ बेसिक फेयर, और अगर वो इंटरनेशनल ट्रैवल है तो उसकी वेजेस बनेगी, उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू, उसकी अमाउंट जो वैल्यू है सप्लाई की वो बनेगी 10% ऑफ द बेसिक फेयर, ठीक है। अब देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा आप भूल सकते हो, तो इसको तो बहुत ही रट्टे मारने की जरूरत है, याद रखना है। आपको मैं बता देता हूँ ब्रीफ में होता क्या है। देखो कभी कभी क्या होता है, पॉलिसी इस टाइप की होती है कि उसमें दो आपको फायदे मिलते हैं। पहली चीज़ तो रिस्क कवर तो आपका हो ही रहा है, साथ के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, शेयर्स में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, वो कहीं ना कहीं उस अमाउंट को इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो पार्शियली कुछ पार्ट तो आपका बनता है रिस्क के अगेंस्ट, कुछ पार्ट बनता है आपका इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। इस केस में क्या होने वाला है, तो भाई ग्रॉस प्रीमियम चार्ज, जितना भी प्रीमियम आपने चार्ज किया है, ट्रांजैक्शन टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलेगी, जितना भी आपने प्रीमियम चार्ज किया है माइनस कर देंगे जो एलोकेट कर सकते हो आप इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट को, अगर वो डिस्क्लोज करी गई है तो वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है। इसमें क्या होता है कि जो बंदा रिटायर होने वाला होता है, ठीक है, अब भाई बाद में तो इनकम कमा चाहिए ना कहीं से, तो वो क्या करते हैं, अपनी बहुत एक लमसम अमाउंट दे देते हैं इंश्योरेंस वालों को, जो आगे उनको एनुअली पेंशन की फॉर्म में वो पैसे देते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिंगल प्रीमियम जाता है, एक ही बार में बड़ी अमाउंट जाती है, ठीक है। तो वहां पर तो है, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या बनेगी उसकी 10%, ठीक है। वो जितनी भी अमाउंट उसने सिंगल प्रीमियम पे किया है उसका 10% उसकी टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगी। अदर केसेस में जो नॉर्मली प्रीमियम जाता है वहाँ क्या होने वाला है, देखो पहले साल में तो 25%, जितना भी आपने प्रीमियम पे किया फर्स्ट ईयर में उसका 25% आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी, और आगे फर्दर ईयर्स के अंदर 10% से उस 12.5% उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बनती जाएगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट बचता है हमारे पास पॉलिसी विद ओनली रिस्क कवर, कि भाई सिर्फ रिस्क कवर ही कर रहे हैं, तो टैक्सेबल, तो रिस्क कवर तो भाई इंश्योरेंस का एक तो मेन चीज़ होगी ना। यहाँ पर हमने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हटा दिया था, ठीक है, क्योंकि उसमें कंपनी क्या कर रही है, एज इट इज उनसे पैसा ले रही है और आके इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिस्क प्रीमियम है, तो पूरी की पूरी एंटायर अमाउंट जो होगी वो टैक्सेबल वैल्यू आपकी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। तो इस ढंग से इसको भी रटना पड़ेगा, जितना भी मैं समझा लूँ आपको रटना ज़रूरी है। एग्जाम से पहले जो सुबह का टाइम होता है ना, उस टाइम में आपको इस टाइप की चीज़ें जो हैं, आगे भी चैप्टर्स में क्या क्या पॉइंट्स हैं ऐसे जो अर्ली मॉर्निंग आपको देखने ज़रूरी हैं, वो मैं बताता रहूँगा। बट इस चैप्टर के अंदर यही ये जो एक पूरा चार्ट है ना, ये जो एक पूरा पेज है, इस पेज को आपको एग्जाम से पहले रट के जरूर जाना है, क्योंकि एमसीक्यू में भी या क्वेश्चन के अंदर एज इट इज आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइज यहाँ पर हमने कर लिया 95% ऑफ द चैप्टर कवर। सबसे पहली चीज़ क्या आई, हमने अनरिलेटेड पार्टीज को देख लिया, उसमें मॉनेटरी पार्ट भी देख लिया, पार्शियली मॉनेटरी पार्ट भी देख लिया, हमने रिलेटेड पार्टीज को भी देख लिया, हमने स्पेसिफाइड पर्सन्स को भी देख लिया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब एक बीच में कुछ पॉइंट आते हैं, बड़े मिसलेनियस पॉइंट है, इसको आप रीड कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। स्टिल मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर मान लो सेकंड हैंड चीज़ों में आप डील कर रहे हो, ठीक है, यूजुअली तो देखो यार बताने की नीड भी नहीं है इसके अंदर, सेकंड हैंड चीज़ों के अंदर आप डील कर रहे हो तो उस केस के अंदर आपको क्या होता है कि आपको मोस्टली परचेज प्राइस से ज़्यादा में तो बिक नहीं सकती वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सेकंड चीज़ों में अगर आप डील कर रहे हो तो परचेज प्राइस से ज़्यादा है अगर, तो ही वो जीएसटी के दायरे में आएगी, तो ही उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगी। अदरवाइज नेगेटिव वैल्यू अगर आ रही है, यानी कि परचेज प्राइस से आपकी सेल्स वैल्यू कम है, तो उस केस के अंदर उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, उसकी कोई वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं बनने वाली। और अगर आप उस केस में आईटीसी ले रहे हो उसके अंदर भी, तो ये भी पॉइंट आप बाद में समझोगे, बट अगर आप आईटीसी ले रहे हो तो उस केस के अंदर वो एज इट इज़ आपके पूरी की पूरी नॉर्मल टैक्स सिचुएशन में आ जाएगी। वहाँ पर फिर भूल जाओ कि क्या सेकंड हैंड है क्या क्या नहीं है, क्योंकि वो आपका एक बिजनेस हो जाएगा, आप उसमें कोई ना कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर ऐसे लेकर चलेंगे। तो भाई मेन चीज़ें यही थी, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, क्वेश्चंस ओरिएंटेड चीज़ें हमने डिस्कस कर ली अच्छे से। एंड गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। आगे और वीडियोज़ आती रहेंगी, प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।